सितंबर 1980 मिडिल ईस्ट ऑलरेडी टेंशन में था, ऑयल पॉलिटिक्स पीक पर थी, कोल्ड वॉर चल रहा था और अमेरिका और सोवियत यूनियन अपनी स्ट्रेटेजिक राइवलरी में बिजी थे। इसी बीच इराक ने ईरान पर अटैक कर दिया। सद्दाम हुसैन को लगा ये परफेक्ट मोमेंट है क्योंकि ईरान अभी अभी इस्लामिक रिवॉल्यूशन से निकला था, गवर्नमेंट अनस्टेबल थी, आर्मी रीऑर्गेनाइज हो रही थी और इकोनॉमी शॉक में थी। सद्दाम ने सोचा एक क्विक वॉर होगा, लेकिन जो शुरू हुआ वो 20th सेंचुरी के सबसे लंबे और खूनी वॉर्स में से एक बन गया। ये सिर्फ दो देशों की फाइट नहीं थी, ये आइडियोलॉजी, रिलीजन, ऑयल और पावर पॉलिटिक्स का डेंजरस मिक्स था जिसका इम्पैक्ट आज भी मिडिल ईस्ट में दिखाई देता है। उस वक्त दुनिया कोल्ड वॉर के लेंस से हर कॉन्फ्लिक्ट को देख रही थी। सुपर पावर्स डायरेक्टली बैटलफील्ड पर नहीं थे, लेकिन हर रीजनल वॉर इनडायरेक्टली उनके इन्फ्लुएंस का एक्सटेंशन बन जाता था। ईरान इराक वॉर भी एक ऐसा ही कॉन्फ्लिक्ट था जहां लोकल राइवलरी और ग्लोबल स्ट्रेटेजी एक दूसरे से ओवरलैप नहीं हो रही थी। 1970s का बैकग्राउंड समझना जरूरी है। इराक में सद्दाम हुसैन अपनी पावर कंसोलिडेट कर रहा था, बाथ पार्टी का सेक्युलर रूल था और ऑयल मनी की वजह से मिलिट्री स्ट्रांग थी। वो खुद को अरब वर्ल्ड का लीडर बनाना चाहता था। दूसरी तरफ ईरान में 1979 की इस्लामिक रिवॉल्यूशन ने पूरा सिस्टम बदल दिया। शाह को हटाकर आयतुल्लाह खामेनी पावर में आया और ईरान एक इस्लामिक रिपब्लिक बन गया। ये सिर्फ एक पॉलिटिकल चेंज नहीं था बल्कि आइडियोलॉजिकल चैलेंज था। ईरान ओपनली बोल रहा था कि इस्लामिक गवर्नेंस ही फ्यूचर है और वो अपनी रिवॉल्यूशन एक्सपोर्ट करना चाहता था। यहाँ से टेंशन और बढ़ गई क्योंकि इराक की मेजॉरिटी पॉपुलेशन शिया थी, लेकिन पावर सुन्नी लीडरशिप के हाथ में थी। सद्दाम को डर था कि अगर ईरान का रिवॉल्यूशनरी मैसेज इराक के शिया लोगों तक पहुंच गया तो उसकी कुर्सी हिल सकती है। इराक की इंटरनल पॉलिटिक्स ऑलरेडी फ्रेजाइल थी, एथनिक और सेक्टेरियन बैलेंस केयरफुली मेंटेन किया जा रहा था। सद्दाम को लगता था कि अगर रिवॉल्यूशनरी स्लोगन बॉर्डर क्रॉस कर गए तो डोमेस्टिक अनरेस्ट एस्केलेट हो सकता है। इसी फियर ने स्ट्रेटेजिक कैलकुलेशन को एग्रेसिव डायरेक्शन दे दिया। बॉर्डर डिस्प्यूट भी एक बड़ा फैक्टर था। शत अल अरब वाटरवे एक स्ट्रेटेजिक चैनल था जहां से ऑयल एक्सपोर्ट होता था। दोनों कंट्रीज कंट्रोल चाहते थे। 1975 का अग्रीमेंट टेक्निकली एग्जिस्ट करता था, लेकिन सद्दाम कभी उसे दिल से एक्सेप्ट नहीं करता था। उसे लगा ईरान रिवॉल्यूशन के बाद वीक हो गया है और सितंबर 1980 में इराक ने फुल स्केल इन्वेजन लॉन्च कर दिया। सद्दाम का कैलकुलेशन सिंपल था, ईरान डिवाइडेड है, आर्मी वीक है और एक क्विक विक्ट्री मिल जाएगी। लेकिन रियलिटी बिल्कुल अलग निकली। ईरान जो रिवॉल्यूशन के बाद फ्रेगमेंटेड लग रहा था, सडनली यूनाइट हो गया। नेशनलिज्म और रिलीजन मिक्स हो गए और वॉर को डिफेंसिव जिहाद का लेबल दिया गया। मिलियंस वॉलंटियर्स फ्रंट पर आ गए। ईरान में वॉर को सिर्फ मिलिट्री कॉन्फ्लिक्ट नहीं, एक स्पिरिचुअल ड्यूटी की तरह प्रेजेंट किया गया। प्रोपेगेंडा पोस्टर्स, स्पीचेस और रिलीजियस सिंबोलिज्म ने यूथ को मोटिवेट किया। इस साइकोलॉजिकल मोबिलाइजेशन ने इराक के क्विक विक्ट्री प्लान को कंप्लीटली डिरेल कर दिया। शुरू के महीनों में इराक ने कुछ टेरिटरी कैप्चर की, लेकिन ईरान ने जल्दी काउंटर अटैक स्टार्ट किया। 1982 तक ईरान ने अपनी लॉस्ट टेरिटरी वापस ले ली। यहाँ लॉजिकली वॉर खत्म हो सकता था, लेकिन ईरान ने डिसाइड किया कि अब इराक के अंदर पुश करना है। इसी पॉइंट से वॉर का कैरेक्टर चेंज हो गया। डिफेंसिव कॉन्फ्लिक्ट से आइडियोलॉजिकल ऑफेंसिव बन गया। फ्रंट लाइंस स्टैटिक हो गई, ट्रेंच वॉरफेयर स्टार्ट हो गए, बिल्कुल वर्ल्ड वॉर 1 जैसा सीन। ह्यूमन वेव अटैक्स में यंग ईरानियन वॉलंटियर्स बिना हैवी प्रोटेक्शन के ईरानी डिफेंसेस पर चार्ज करते थे। कैजुअलिटीज बहुत हैवी थी और वॉर स्लो एग्जॉस्टिंग स्ट्रगल बन गया। फ्रंट लाइंस पर कंडीशंस ब्रूटल थी, मड फिल्ड ट्रेंचेस, कांस्टेंट आर्टिलरी फायर और मंथ्स तक स्टैटिक पोजीशन। सोल्जर्स के लिए ये वॉर मूवमेंट से ज्यादा एंड्योरेंस का टेस्ट बन गया था। हर किलोमीटर टेरिटरी के लिए ह्यूज ह्यूमन कॉस्ट पे करना पड़ रहा था। सद्दाम ने भी एक्सट्रीम स्टेप्स लिए, केमिकल वेपन्स यूज किए, मस्टर्ड गैस और नर्व एजेंट्स। कुर्दिश एरियाज में अपनी ही पॉपुलेशन पर अटैक किया गया। इंटरनेशनल कम्युनिटी लार्जली साइलेंट रही क्योंकि ग्लोबल पावर पॉलिटिक्स चल रही थी। वेस्टर्न कंट्रीज को फियर था कि ईरानियन रेवोल्यूशन रीजन में स्प्रेड ना हो जाए, इसलिए इराक को इनडायरेक्ट सपोर्ट मिलता रहा। इंटेलिजेंस शेयरिंग, टेक्नोलॉजी एक्सेस और गल्फ मोनार्कीज से फाइनेंशियल हेल्प इराक तक पहुंची। सऊदी अरेबिया और कुवैत ने बिलियंस लोन दिए। सोवियत यूनियन ने भी वेपन सप्लाई किए। ईरान आइसोलेटेड था, लेकिन आइडियोलॉजिकल मोटिवेशन ने उसे फाइट में बनाए रखा। कोल्ड वॉर पॉलिटिक्स ने मॉरल डिबेट्स को ओवरशैडो कर दिया। कई गवर्नमेंट्स ऑफिशियली कंडेम करती थी, लेकिन प्रैक्टिकल लेवल पर स्ट्रेटेजिक इंटरेस्ट ज्यादा इंपॉर्टेंट हो गए। यह मूवमेंट इंटरनेशनल लॉ की लिमिटेशन को भी एक्सपोज करता है। 1984 के बाद वॉर ने नया फेज एंटर किया, जिसे टैंकर वॉर कहा गया। दोनों साइड्स एक दूसरे के टैंकर्स और शिपिंग पर अटैक करने लगे। पर्शियन गल्फ
गल्फ अनसेफ हो गया और ग्लोबल ऑयल सप्लाई थ्रेट में आ गया। अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व हुआ और यूएस नेवी ने एस्कॉर्ट ऑपरेशन स्टार्ट किया। इसी पीरियड में एक ट्रेजिक इंसिडेंट हुआ जब यूएस ने गलती से ईरानियन पैसेंजर प्लेन शूट डाउन कर दिया, जिसमें हंड्रेड्स सिविलियंस मारे गए। टेंशन और एस्केलेट हो गई, लेकिन ग्राउंड पर सिचुएशन सेम रही। नो डिसिसिव विक्ट्री, सिर्फ कैजुअलिटीज और इकोनॉमिक डिस्ट्रक्शन। पर्शियन गल्फ का मिलिटराइजेशन ग्लोबल इकोनॉमी के लिए वार्निंग साइन बन गया। इंश्योरेंस कॉस्ट बढ़ गई, शिपिंग रूट्स रिस्की हो गए और ऑयल मार्केट्स हाइपर सेंसिटिव हो गए। एक रीजनल वॉर सडनली ग्लोबल इकोनॉमिक कंसर्न बन चुका था। वॉर का ह्यूमन कॉस्ट मैसिव था। एस्टिमेट्स अलग अलग है, लेकिन रफली 5 लाख से 10 लाख तक लोग मरे। सिटीज रुइन हो गई, इंफ्रास्ट्रक्चर्स कोलैप्स हो गए और दोनों इकोनॉमीज हेविली डैमेज हो गई। सबसे शॉकिंग बात यह थी कि 8 साल के वॉर के बाद बॉर्डर्स ऑलमोस्ट वही रहे जहां से कॉन्फ्लिक्ट शुरू हुआ था। 1988 तक दोनों साइड्स एग्जॉस्टेड हो चुकी थी। ईरान इकोनॉमिक क्राइसिस में था और इराक फाइनेंशियली बैंकरप्ट हो गया था। इंटरनेशनल प्रेशर बढ़ने लगा और फाइनली यूनाइटेड नेशंस ने सीज फायर पुश किया। अगस्त 1988 में वॉर ऑफिशियली एंड हुआ बिना किसी क्लियर विनर के। सिटीज रिबिल्ड होने में सालों लग गए, लेकिन साइकोलॉजिकल ट्रॉमा जनरेशंस तक रहा। फैमिलीज डिवाइड हुई, वेटरन्स परमानेंटली इंजर्ड हुए और एक पूरी जनरेशन ने अपनी यूथ बैटलफील्ड पर लूज कर दी। लेकिन इसका इम्पैक्ट यही खत्म नहीं हुआ। सद्दाम हुसैन का कॉन्फिडेंस बढ़ गया। उसे लगा कि उसने ईरान को रोका और अब वो अरब वर्ल्ड का सबसे स्ट्रॉन्ग मैन है। लेकिन इराक पर हैवी डेब्ट था। गल्फ कंट्रीज से लिया हुआ लोन रिपे करने से सद्दाम ने मना कर दिया और सिर्फ 2 साल बाद 1990 में उसने कुवैत इन्वेड कर दिया, जहां से गल्फ वॉर स्टार्ट हुआ। इस तरह ईरान इराक वॉर इनडायरेक्टली गल्फ वॉर का फाउंडेशन बन गया। सद्दाम को लग रहा था कि वेस्ट उसे अपोज नहीं करेगा क्योंकि उसने ईरान को कंटेन किया था। ये मिस रीडिंग फ्यूचर जियोपॉलिटिकल क्राइसिस का सीड बन गई। ईरान के स्ट्रेटेजिक माइंडसेट पर भी परमानेंट इफेक्ट पड़ा। ईरान ने रियलाइज किया कि कन्वेंशनल वॉर में सर्वाइवल मुश्किल है, इसलिए उसने एसिमेट्रिक स्ट्रेटेजी डेवलप की। प्रॉक्सी ग्रुप्स, मिसाइल प्रोग्राम्स और रीजनल इन्फ्लुएंस नेटवर्क्स, हिजबुल्लाह जैसे ऑर्गेनाइजेशंस और इराक में मिलिशिया पॉलिटिक्स की रूट्स इसी पीरियड से जुड़ी हुई है। आज जो ईरान का रीजनल फुटप्रिंट है वो इसी वॉर के लेसन पर बेस्ड है। ईरान ने रियलाइज किया कि कन्वेंशनल आर्मी अलोन सर्वाइवल गारंटी नहीं करती, इसलिए मिसाइल डेटरेंस, प्रॉक्सी अलायंसेस और एसिमेट्रिक टैक्टिक्स ग्रेजुअली नेशनल डॉक्ट्रिन का पार्ट बन गए। गल्फ कंट्रीज भी पैरानॉइड हो गई और मैसिव आर्म्स बाइंग स्टार्ट हुआ। मिडिल ईस्ट ग्रेजुअली मिलिटराइज्ड रीजन बन गया। इंडिया के पर्सपेक्टिव से भी ये वॉर इंपॉर्टेंट था। 1980s में इंडिया ऑयल इंपोर्ट डिपेंडेंट था और पर्शियन गल्फ इंस्टेबिलिटी का डायरेक्ट इंपैक्ट इंडियन इकोनॉमी पर पड़ता था। ऑयल प्राइसेस फ्लक्चुएट हुए, शिपिंग रिस्क इंक्रीज हुआ और गल्फ में इंडियन डायस्पोरा वल्नरेबल हो गया। एक लेसन क्लियर था, एनर्जी सिक्योरिटी लग्जरी नहीं है, स्ट्रेटेजिक नेसेसिटी है। आज भी इंडिया का मेजर ऑयल गल्फ रीजन से आता है और स्ट्रेट ऑफ हॉर्मुज अगर अनस्टेबल होता है तो इंडियन इकोनॉमी पर डायरेक्ट प्रेशर पड़ता है। इस वॉर ने इंडिया को सिखाया कि मिडिल ईस्ट की पॉलिटिक्स ज्योग्राफिकली दूर जरूर है, लेकिन स्ट्रेटेजिक टर्म्स में बहुत क्लोज है। एनर्जी डाइवर्सिफिकेशन का आइडिया इसी पीरियड में पॉलिसी सर्कल्स में स्ट्रॉन्ग होने लगा। लॉन्ग टर्म कॉन्ट्रैक्ट्स, अल्टरनेटिव सप्लायर्स और नेवल सिक्योरिटी जैसे कंसेप्ट्स ग्रेजुअली इंडियन स्ट्रेटेजिक थिंकिंग का पार्ट बनने लगे। सबसे बड़ा लेसन मिस जजमेंट का था। सद्दाम ने सोचा क्विक विक्ट्री मिलेगी, ईरान ने बिलीव किया आइडियोलॉजी उन्हें अल्टीमेट विन दिलाएगी। दोनों अजम्पशंस गलत निकले। वॉर स्टार्ट करना इजी होता है, लेकिन एग्जिट डिफाइन करना सबसे डिफिकल्ट पार्ट होता है। ईरान इराक वॉर एक रिमाइंडर है कि जब नेशनलिज्म, रिलीजन, ऑयल और पावर एम्बिशन मिक्स हो जाते हैं तो कॉन्फ्लिक्ट अनप्रेडिक्टेबल हो जाता है और जनरेशंस तक इम्पैक्ट छोड़ देता है। बाउंड्रीज चेंज ना होकर भी जियोपॉलिटिक्स परमानेंटली अल्टर हो सकती है। मॉडर्न वॉर्स हमेशा मैप रिड्रीव नहीं करते, लेकिन नैरेटिव्स जरूर चेंज कर देते हैं। ईरान इराक वॉर ने मिडिल ईस्ट को एक परमानेंटली मिलिटराइज्ड माइंडसेट दे दिया, जहां डिस्ट्रस्ट और डिटरेंस नॉर्मल स्ट्रेटेजी बन गई। आज मिडिल ईस्ट में जो प्रॉक्सी कॉन्फ्लिक्ट्स, ईरान वर्सेस गल्फ राइवलरी, मिसाइल डिप्लोमेसी और यूएस प्रेजेंस दिखता है, उनकी बैकग्राउंड स्टोरी इसी 1980 से 1988 के वॉर में लिखी गई थी। ये कॉन्फ्लिक्ट ऑफिशियली खत्म जरूर हो गया, लेकिन इसका शैडो अभी भी रीजन पर है। हिस्ट्री कभी सिर्फ पास्ट नहीं होती, बल्कि एक साइलेंट फ्रेमवर्क होती है जिसमें प्रेजेंट डिसीजंस शेप होते हैं। ईरान इराक वॉर हमें ये सिखाता है कि पावर के गेम में सबसे डेंजरस चीज ओवर कॉन्फिडेंस होती है और सबसे महंगा कॉस्ट होता है मिस कैलकुलेशन का।